हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। अभी हम जो मेरे चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम सिस्टम डिज़ाइनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हाउ टू स्केल एन एप्लीकेशन टू मिलियंस ऑफ यूज़र, उसका यूज़ करके मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि अगर आपसे इंटरव्यूज़ में बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स इस सिस्टम डिज़ाइनिंग के नहीं पूछे जा रहे हैं बट केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, तो उनका आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। इसके लिए मैंने एक फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर देखिएगा। बाकी एक बार हम क्विक रिवीजन इस वीडियो में भी कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा। एक बार जल्दी से क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था। तो अगर आप देख पाएंगे तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ये है हमारी यूज़र लेयर, जहाँ से हमारी सारी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के ऊपर हमारी सारी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे आएंगी। ये है हमारी DNS सर्विस, जिसको हम डोमेन नेम सर्विस बोलते हैं, जहाँ से हमारी कोई भी जो URL है पब्लिक URL, उससे हमें एक IP एड्रेस मैप होके मिल जाता है। दिस इज अ पब्लिक सर्विस। देन व्हेन वी गेट दिस IP फ्रॉम द DNS सर्विस, तो हम क्या करते हैं, इस IP की हेल्प से हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट डालते हैं। ये IP की हेल्प से जो भी इस पे वेब पेज जो हमारा मैप होता है, वेदर इन फॉर्म ऑफ HTML और JSON, वो हमारे यूजर को रेंडर बैक हो जाता है। जब हमने प्रॉब्लम को स्टडी करना स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि हम केवल एक सिंगल सर्वर की बात कर रहे थे। धीरे धीरे हमने देखा कि एक सिंगल सर्वर इज़ नॉट सफिशिएंट, तो हमने क्या किया था, वेब टायर पे हमने वेब सर्वर को डेटाबेस सर्वर को सेपरेट आउट कर दिया था, जिससे कि अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है तो जो सर्वर है वो DB सर्वर को कॉल करेगा, जिससे उसको कोई भी हमारा जो डेटा है यूज़र से रिलेटेड या कोई भी एंटिटी से रिलेटेड, वो डेटा सर्वर को एक्सेस होगा। अभी आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम 3 मेन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन को किस तरीके से स्केल आउट करना है। जो स्केलिंग आउट है वो हमारी 2 लेयर पे होगी। फर्स्ट हमारी वेब लेयर पे, जो हम थोड़ी बहुत पहले कर चुके हैं और आज इसको और स्टडी करेंगे। दूसरी लेयर जो हमारी है डेटा लेयर पे, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसको स्केल आउट हमें कैसे करना है। थर्ड, जब हमारे सिस्टम में मल्टीपल सर्वर एक साथ होंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रैफिक है वो कैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारा यूज़र से जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो इवनली कैसे डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर रिडायरेक्ट होंगी। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम में एक मेन कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है लोड बैलेंस। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हमें हमारे वेब टायर पे जो हमारे वेब सर्वर हैं, अगर हमें उनको स्केल आउट करना है, क्योंकि अभी तक हमने केवल ये स्टडी किया है कि अगर हमारी एप्लीकेशन सिंगल यूज़र है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक बहुत कम है, बट अब अगर हमारी एप्लीकेशन पे हमारा ट्रैफिक बढ़ने वाला है तो हमें अपने सबसे पहले वेब सर्वर को स्केल आउट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्केल आउट करने के लिए हम जो टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऐड मल्टीपल सर्वर्स टू द सिस्टम। स्केल आउट करने के लिए दिस इज द ओनली वन टेक्निक जो कि हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें स्केलिंग अप करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर स्केलिंग अप हम जो हमने सर्वर ऐड किया है, हम उसकी मेमोरी, हम उसकी CPU, हम उसकी रैम और डिफरेंट जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो स्केल आउट इज अ प्रोसेस जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। तो हमने अपने वेब सर्वर को स्केल आउट किया, जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में मैंने 2 सर्वर और ऐड किए हैं, जो है सर्वर S1, S2 एंड S3। अब देखिए, अब क्या होगा कि जब भी हमारा यूज़र से रिक्वेस्ट आ रही है तो हमारी इन तीनों सर्वर पे हमारी सेम एप्लीकेशन डिप्लॉय है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारी S1 पे भी आ सकती है, ये रिक्वेस्ट हमारी S2 पे भी आ सकती है और ये रिक्वेस्ट हमारी S3 पे भी आ सकती है। यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है कि लेट अस सपोज कि हमारे पास 10,000 रिक्वेस्ट आ रही है, 10,000 रिक्वेस्ट पर मिनट। नाउ वी हैव द 3 सर्वर्स इन आवर सिस्टम। अब क्या हो सकता है कि हमारा जो फर्स्ट सर्वर है S1, इसके ऊपर हमारी हो सकती है 7,000 रिक्वेस्ट जो है वो केवल सर्वर S1 पे जा रही है। जो सेकंड सर्वर है इस पर केवल हमारी 1,000 रिक्वेस्ट ही जा रही है, और सर्वर S3 जो है इसके ऊपर हमारी 2,000 रिक्वेस्ट हमारी जा रही है। अब इसका हमारा डिसएडवांटेज क्या है
कि देखिए तीनों सर्वर की जो कैपेसिटी है, जो मेमोरी है, जो सीपीयू है, वो रैम है, वो तीनों सेम है। बट क्योंकि इस सर्वर के ऊपर ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो ये सर्वर हमारा क्या होगा, ये सर्वर हमारा ओवरलोड हो जाएगा। और मान लीजिए एक जो सर्वर है उसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 5000 रिक्वेस्ट की है। तो अगर हम 5000 रिक्वेस्ट को बेस बनाकर चलें तो इस सर्वर के पास हमारी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, जबकि इस सर्वर के पास हमारी बहुत ही कम रिक्वेस्ट आ रही है, जिससे कि हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज अंडर यूटिलाइज्ड। और जहाँ पे हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है बट हम इस सर्वर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और सेम गोज विद दिस कि ये भी हमारा सर्वर अंडर यूटिलाइज है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ मैकेनिज्म जिससे कि हमारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है हमारे एप्लीकेशन पे वो हमारा सर्वर के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सेकेंड थिंग, ट्रैफिक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एंड सेकेंड थिंग, मान लीजिए कि अगर हमारे सर्वर है सर्वर S1, सर्वर S2, S3, समहाउ एक सर्वर अगर हमारा काम करना बंद कर देता है तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर S1 और S2 पे ही हमारी सारी शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो इस मैकेनिज्म को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, या फिर मान लीजिए आपका पीक टाइम है और अगर आपको एक और सर्वर ऐड करना है अपने सिस्टम में तो आप उसको भी अपने सिस्टम में कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको एक मैनुअली एफर्ट की तरह देखें सर्वर को ऐड करना, सर्वर को रिमूव करना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप अपनी एप्लीकेशन को स्केल करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हम चीज़ का यूज़ करते हैं वो है लोड बैलेंसर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लोड बैलेंसर। अगर आप नाम से ही देखेंगे तो लोड बैलेंसर इज दैट कंपोनेंट ऑफ अवर सिस्टम दैट इज यूज्ड टू बैलेंस द लोड बिटवीन द वेब सर्वर्स। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल सर्वर्स हैं तो अगर हमें ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, इफ वन सर्वर गोज डाउन तो लोड बैलेंसर क्या करता है, अगर एक सर्वर डाउन हो जाता है तो लोड बैलेंसर रीडायरेक्ट्स द रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वर्स। थर्ड थिंग, अगर मान लीजिए अगर हमारा किसी टाइम पे इफ यू वांट टू ऐड वन न्यू सर्वर तो इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोड बैलेंसर कि जो हमारा फोर्थ सर्वर हम अगर सिस्टम में ऐड करने जा रहे हैं तो इट विल इवनली डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक बिटवीन द न्यू सर्वर ऑल्सो। ये हमारे तीन मेन वर्क हैं जो कि हमारा लोड बैलेंसर हमारे सिस्टम में काम करता है। अगर मैं बात करूं फेमस लोड बैलेंसर्स की तो हमारे जो फेमस लोड बैलेंसर्स हैं NGINX, AWS का लोड बैलेंसर एंड मेनी मोर, बट NGINX इज द मोस्ट फेमस लोड बैलेंसर दैट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इस डायग्राम में हमारा लोड बैलेंसर कहाँ पे फिट होगा तो आई थिंक आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि वो हमारा कहाँ पे शिफ्ट होगा। जब भी हमारी रिक्वेस्ट जो है वेब सर्वर पर आ रही है तो उससे पहले रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा जो लोड बैलेंसर है वो हमारा यूज़र लेयर और वेब लेयर के बीच में हमारा लोड बैलेंसर प्लेस्ड होगा, जिससे कि जो सारी रिक्वेस्ट है अब हमारी लोड बैलेंसर पर आए और जो लोड बैलेंसर है नाउ इट विल redirect the request to server S1, S2 और S3 और might be S4 also। अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो है कि हमने वेब लेयर को किस तरीके से, वेब सर्वर को किस तरीके से हमने स्केल आउट किया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि अब हमें अपने डेटा लेयर को किस तरीके से स्केल आउट करना है। तो डेटा लेयर को स्केल आउट करने के लिए जो टेक्निक हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं डेटा रेप्लिकेशन। अब इस टेक्निक में होता क्या है और क्या आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर अगर हमारा सर्वर अगर हमारा DB से इंटरेक्ट कर रहा है तो हमारे पास जो हमारी जो रिक्वेस्ट होती हैं या तो वो रीड रिक्वेस्ट होती हैं या हमारी राइट रिक्वेस्ट होती हैं
या फिर हमारी अपडेट रिक्वेस्ट होती है। और आप कह सकते हैं कि डिलीट रिक्वेस्ट भी होती है, तो डिलीट रिक्वेस्ट इज समवट लाइक अपडेट रिक्वेस्ट होंगी। अब देखिए, अगर आप ये भी देखेंगे तो कोई भी आप एप्लीकेशन ले लीजिए, कोई भी हमारी वेब एप्लीकेशन है, OTT एप्लीकेशन है, पेमेंट एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर जो हमारा रीड का जो ट्रैफिक है, मतलब डेटा को रीड करने का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली डबल टू राइट एंड द अपडेट। तो इसका मतलब है कि लेट अस सपोज कि अगर हमारे सिस्टम में मान लीजिए 20K रिक्वेस्ट आ रही है, जिसमें हमें डेटा जो है DB से रीड करना पड़ रहा है, तो उसमें से जो हमारी 10K रिक्वेस्ट है वो सारी हमारी रीड रिक्वेस्ट होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज एन कैलकुलेशन। और बाकी की जो हमारी 10 रिक्वेस्ट है वो हमारी राइट की रिक्वेस्ट और अपडेट की रिक्वेस्ट को कह लेंगे, उसमें डिलीट की रिक्वेस्ट, वो सारी रिक्वेस्ट हमारी ये होती है। अब हम डेटा एप्लीकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास केवल DB के लिए भी हमने एक ही सर्वर लिया हुआ है। एक सर्वर लेना हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये सर्वर हमारा ऑफलाइन चला जाता है या फिर इस पर लोड ज़्यादा होने की वजह से सर्वर डाउन हो जाता है, कोई इंफ्रा इशू हो जाता है, तो हमारा जो सर्वर है उसके वो डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, और जब वो डेटा ही एक्सेस नहीं कर पाएगा तो हम यूज़र को भी कोई डेटा नहीं दिखा पाएंगे। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग जो हमें करनी होती है वो करनी होती है, हमें मल्टीपल सर्वर ऐड करने हैं, सेम जो हमने वेब सर्वर पे किया था। अब अगर हम मल्टीपल सर्वर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्विक करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो हमारा प्राइमरी सर्वर है उसको हम बनाएंगे मास्टर डेटा, मास्टर DB, और जो बाकी के सर्वर है उनको हम बोलेंगे स्लेव DB। अब जो मास्टर DB है, यहाँ से हम क्या करेंगे, मास्टर DB ओनली वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू राइट रिक्वेस्ट, और जो हमारे स्लेव DB है वहाँ से हमारी सारी जो रीड की रिक्वेस्ट है वो सारी हमारी प्रोसेस होंगी। मास्टर DB जो है उसका काउंट हम 1 रखेंगे, और जबकि अगर हम स्लेव DB की बात करें, क्योंकि हमारे सिस्टम में रीड का जो ट्रैफिक है इज मोर देन द राइट ट्रैफिक, तो हम स्लेव DB को यहाँ पे 2 या 3 हम स्लेव DB बना सकते हैं। इस चीज़ को हम एक बार डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से मास्टर और स्लेव DB आपस में सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो हमने अभी तक जो बात करी लास्ट वो थी हमारी कि हमें डेटा लेयर को किस तरीके से स्केल आउट करना है। अब इस चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। स्केलिंग ऑफ डेटाबेस लेयर के हम किस तरीके से करते हैं कि ये है हमारा मास्टर DB और ये है हमारे स्लेव DB। स्लेव DB1, आई एम राइटिंग इट शॉर्ट फॉर्म, स्लेव DB2 एंड देन स्लेव DB3। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए ये हमारा सर्वर है और यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट जो है DB के ऊपर आ रही है डेटा एक्सेस करने के लिए। तो अगर हमारी कोई भी रीड रिक्वेस्ट है तो ये हमारी इनमें से किसी भी DB से हमारी एक्सेस हो जाएगी। बट अगर हमारी कोई भी राइट रिक्वेस्ट है तो वो हमारी जाएगी मास्टर DB के ऊपर। और ये जो काम है हमारा कि हमारी कौन सी रिक्वेस्ट को हमें मास्टर DB पे रिडायरेक्ट करना है और कौन सी रिक्वेस्ट को हमें स्लेव DB पे, ये सारा हमारा इंफ्रा के एंड पे हैंडल हो जाता है। तो ये हमारी जो भी राइट रिक्वेस्ट है या फिर हमारी अपडेट की जो रिक्वेस्ट है वो सारी हमारी यहाँ से मास्टर DB से होगी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये बताइए कि अब जैसे लेट अस सपोज कि हमारा मास्टर DB में डेटा एक टाइम पे ज़्यादा हो गया और हमारा स्लेव DB है उसमें हमारा डेटा कम है, तो जब हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे क्या हमें वो स्लेव DB से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बैकएंड की प्रोसेसेस को रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंक करना, डेटा सिंक। तो ये हमारी सारी क्या होती है, ये हमारी बैकएंड की कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो कि हम लिमिटेड टाइम इंटरवल पे मे बी लाइक दिन के टाइम पे या रात के टाइम पे या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सिंक जॉब चलाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि विद इन लेट सपोज उस 4 आवर्स की ड्यूरेशन में जो भी हमारा डेटा अपडेट हुआ है वो सारा डेटा हमारा इन स्लेव DBs के साथ हमारा सिंक हो जाता है। तो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड डेटा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके बेसिस पे हम डेटाबेस लेयर को हम स्केल करते हैं। और ये तो और हमारे जो डेटाबेस है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है रिलेशनल डेटाबेस और एक हमारा होता है NoSQL डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस और NoSQL डेटाबेस, जैसे कि MySQL जो डेटाबेस है वो हमारा रिलेशनल है, और अगर हम बात करें NoSQL डेटाबेस जिसको हम की वैल्यू पेयर भी बोलते हैं, तो वो डेटाबेस है हमारा जैसे कि हमारा कैसेंड्रा,
हमारा मोंगो डीबी, ये सारे जो हमारे डेटाबेस हैं वो हमारे सारे NoSQL डेटाबेस है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डेटाबेस ऑल्सो स्ट्रैटेजी डिफर्स। टाइप्स ऑफ द डेटाबेस और उनके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, बट फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए हम इस तरीके से डेटा लेयर को एक्सपैंड करते हैं। तो अगर मैं हमारे फुल डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमने इम्प्रोवाइजेशन किया वो ये की है कि ये हमारी सर्वर लेयर है और ये हमारी डेटा लेयर है। सर्वर लेयर इज इंटरेक्टिंग विद द डेटा लेयर, और सर्वर लेयर को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे बीच में एक लोड बैलेंसर लगाया है, जिससे कि हमारी रिक्वेस्ट जो है लोड बैलेंसर हैंडल करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट किस सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट होनी है। अब अगर हम डीबी लेयर की बात करें तो अगर हमारी किसी भी सर्वर से राइट की रिक्वेस्ट आ रही है तो आप देख सकते हो हमारा DB1 के थ्रू हैंडल हो रही है, और अगर हमारे रीड की रिक्वेस्ट आ रही है तो हमारे DB2 की हैंडल हो रही है, और यहाँ पे हमारी सिंक प्रोसेस रन कर रही है जो कि हमारी मास्टर और स्लेव DB को सिंक करेंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आज हमने क्या क्या मेन बुलेट पॉइंट सीखे हैं कि हमें वेब लेयर को किस तरीके से स्केल करना है, हमें किस लोड बैलेंसर का क्या काम है, और हमें डेटा लेयर को किस तरीके से स्केल करना है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कैशे के बारे में, और हम बात करेंगे प्रॉक्सीज के बारे में, और मेनी मोर थिंग्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसके रेस्ट 2 पार्ट्स भी इसके बाद आएंगे, तो जिसको भी आप कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।